चलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है, नहीं है ठंड ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में, आकर देखो। अनअकैडमी का अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस। ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलता है, डेली लाइव क्लासेस मिलता है। प्लस का सब्सक्रिप्शन कितने में होता है, किस प्रकार से होता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपके कोर्स का दाम हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं अनअकैडमी की तरफ से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी की तरफ से जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन शुरुआत किया से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी की तरफ से जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन शुरुआत किया गया है, इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती क्या है, पर्सनल कोच मिल जाते हैं, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर होते हैं और पर्सनलाइज्ड फीडबैक होता है। ये सभी की सभी सुविधा आपको इस कोड के साथ, पीके10 कोड के साथ आपको मिलेगा और 1 साल के लिए 10% के डिस्काउंट के साथ कोर्स का दाम कितना हो जाएगा, 62,550 रुपए। आपका क्या हो जाएगा, कोर्स का दाम हो जाएगा। सभी को अनिता, खुशी, रामपाल, लवली, सभी को गुड मॉर्निंग। विकास, ठीक है ना, परवेज, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जी 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 जी, मैं उसी के आगे ही बताऊंगा। अनअकैडमी की तरफ से आपके ऑप्शनल पेपर के लिए अलग से क्लासेस कराया जा रहा है। अगर आप में से किसी भी बच्चे का इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो मेरे द्वारा हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को कराया जाएगा और उसमें आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से वो कोर्स कंप्लीट कराया। सेंसरशिप एक्ट, इसमें क्या था, अगर किसी समाचार पत्र को हो जाएगा। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या देखा था, एक बार ध्यान से देखिएगा। कल जो हम लोगों ने क्लास किया हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, इसके बारे में देख लीजिए। हम लोगों के द्वारा सबसे प्रथम बार 1799 में सेंसरशिप एक्ट लाया गया था, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेंसरशिप एक्ट, इसमें क्या था, अगर किसी समाचार पत्र को संपादक का नाम, स्थान का नाम, मुद्रक का नाम, ये सभी के सभी आपके न्यूज़पेपर के नीचे लिखना होता था। फिर दूसरा 1823 में आता है कौन सा, तो 1823 में लाया गया था लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। कौन सा, लॉर्ड एडम्स के समय में ही लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। और जब लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, इसमें क्या था, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये था। और मेटॉफ के द्वारा लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम को पारित किया गया था। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। अब आगे का पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं, आगे वाले पॉइंट्स को, ठीक है। अगर हम लोग आगे के पॉइंट्स देखें तो ये 1857 तक का हम लोग चल चुका था। तीसरा पॉइंट हम लोग का ये चला हुआ था, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम चला हुआ था मेटॉफ के द्वारा, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है ना। नहीं, याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता तो मेटॉफ बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो किसको आप टिक मारोगे, रिपन को। किसको मारोगे, रिपन को, ठीक है। प्रेस का मुक्तिदाता रिपन हो जाएगा और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता तो मेटकफ हो जाएगा। दोनों में अंतर है, मैं समझाऊंगा, क्योंकि मेटकफ ने जो समाचार पत्रों को लाइसेंस लेने के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था उसको समाप्त किया था मेटकफ ने, और जो वर्नाकुलर एक्ट था उसको समाप्त किया था रिपन ने। तो यही दोनों में क्या हुआ, अंतर है, और इसी अंतर के कारण अलग अलग इसको कहा जाता है, भारतीय प्रेस का और भारतीय समाचार पत्रों का। नहीं, लिटन वाला भी मैं नहीं लिख पाया हूं, अब मैं समझाऊंगा उसको। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे आते हैं, 1857। 1857 के बारे में अगर देखा जाए तो इस समय फिर से 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट कहा जाता है। कौन सा आता है, लाइसेंसिंग एक्ट। ये फिर से लागू कब कर दिया गया, 1857 में। देखिए हुआ क्या था, 1857 का जब विद्रोह हो गया, तो 1857 के विद्रोह हो जाने के बाद अंग्रेजों को इस बात को लग गया कि अब जो होता है भारतीयों को दबाना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि बार-बार 1857 का विद्रोह बढ़ते हुए जा रहा था, व्यापक रूप होते जा रहा था, और वो किसके कारण बढ़ रहा था, न्यूज़पेपरों के कारण अंग्रेजों को इस बात को लग रहा था। और यही रीजन था कि न्यूज़पेपरों को दबाने के लिए इनके द्वारा लाइसेंसिंग अधिनियम 1957 को फिर से पारित कर दिया गया कि अगर आप चाहते हो न्यूज़पेपर को छापना, समाचार पत्रों को छापना, तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह कर दिया गया 1957 में। लेकिन जस्ट उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति होती है, तब 1858 में, 1858 में, ठीक है ना। तो 1858 में जब सत्ता की समाप्ति हुई, तो सत्ता की समाप्ति होने के बाद ये जो लाइसेंसिंग अधिनियम था, इसको 1 साल के बाद जस्ट जो था समाप्त कर दिया गया। और जो मेटकफ का अधिनियम था, मेटकफ का अधिनियम, कौन सा, मेटकफ का जो अधिनियम था उसको लागू कर दिया गया। ठीक से समझ लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना। सभी को ओम प्रकाश, ठीक है ना, रानी मिशा, आप सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए मैं क्या बताया, मेरे द्वारा आप लोग को यह समझा दिया गया था कि सेंसरशिप एक्ट लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 था, ठीक है। और यहाँ पर लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम, यही जो लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू किया गया था, यही तो था ना आपका, कौन सा, ये मेटकफ का अधिनियम। तो मेटकफ ने तो इसी अधिनियम को पारित किया था ना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मेटकफ ने तो इसी अधिनियम को पारित किया था ना, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम को पारित किया था। अब क्या हुआ, 1857 में विद्रोह की स्थिति को देखते हुए लाइसेंसिंग अधिनियम को फिर से पारित कर दिया गया, या फिर से पारित कर दिया गया। लेकिन जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति होती है, तो अंग्रेजों को यह लगा था कि अगर हम फिर से भारतीयों पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो इनमें आक्रोश की भावना ज्यादा उत्पन्न होगा, तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और यही रीजन रहा कि जस्ट 1 साल के बाद ही इस लाइसेंसिंग अधिनियम को समाप्त करके 1858 में मेटकफ का अधिनियम को लागू कर दिया गया। क्या आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गया, ये जो पॉइंट्स मैं समझाने का प्रयत्न किया हूं अभी, क्या ये समझ में आ चुका है ना, कैसा क्यों खत्म किया गया और इसको मेटकफ का अधिनियम क्यों जो है लागू किया गया, क्लियर है ना सभी का, किसी में कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन क्या अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय समाचार पत्रों को स्वतंत्रता मिल पाए, ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और अगर वो ऐसा नहीं चाहते थे तो वो क्या करेंगे, बार बार दूसरे अधिनियम को लाएंगे। और यही रीजन रहा कि इन लोगों के द्वारा एक अलग अधिनियम को भी लाया जाता है, कब, 1868, और वह अधिनियम कौन सा होता है, रजिस्ट्रेशन, कौन सा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। कौन सा है ये, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। अब इस पॉइंट को आप लोग समझ जाओ अच्छे से। जब मेटकफ अधिनियम को लागू कर दिया गया था, तो फिर इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं था अगर वो भारतीय समाचार पत्रों के लिए काम करते तो। लेकिन ये अब यहां पर जो लगाया गया था, इसका उद्देश्य था कि भारतीय जन आक्रोश की भावना को दबाना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य रोक लगाना नहीं था, इसका उद्देश्य था रेगुलेशन करना। अर्थात अगर इसका उद्देश्य मैं आपके सामने लिखूं, आप लोग साथ में नोट्स लिखते हुए चलेगा, इसका उद्देश्य रोक लगाना नहीं था, बल्कि नियमित करना था।
क्लासेस में टाइम क्या है और कौन कौन सी क्लास होती है यूपीएससी की? अभी 3 क्लासेस है मेरा ये कंटिन्यू 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, 10 से 11 और 11:30 से 12:30 बजे तक। तो आप लोग 12:30 बजे तक तो अपने आप को यहाँ पे रिजल्ट कर ले। बीच में 15 मिनट 20 मिनट का आप लोग को गैप मिलेगा ताकि आप लोग रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो कंटिन्यू ये आधुनिक भारत की क्लासेस चलेगा और जितनी क्लासेस मैं आप लोग से बार-बार कहता हूं कि आप लोगों पर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा मात्रा में आप लोग आओगे और क्लासेस को देखोगे, उतना ही जल्दी वो सिलेबस मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको देखते हो ना, मैं समझाने पर ज्यादा फोकस करता हूं, इसीलिए आप लोग साथ में लिखते हुए चलेगा और समझते हुए चलेगा। या कौन सा है रेगुलेशन एक्ट ऑफ सर मुझे 9 से 7 कोई बात नहीं है, 9:30 बजे से ही सेकंड क्लास है जी। रोक लगाना नहीं था बल्कि क्या था, नियमित करना था। इसमें 2 प्रावधान किया गया। एक प्रावधान तो यह किया गया कि जब कभी भी आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन कराते समय मुद्रक यानी कि जो छापने वाला है तो मुद्रक का नाम आपको देना होगा, जो प्रकाशन करने वाला है तो आपको प्रकाशक का नाम देना होगा, और मुद्रक का स्थान कहां पर है, कहां से वो छापा जाने वाला है तो मुद्रक का स्थान कहां पर है, यह सभी के सभी नाम आपको क्या करना होगा, जारी करना होगा। पहला हाँ, पहला प्रावधान तो आपके साथ यह लगाया गया था रेगुलेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 में 1867 के रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये सारी चीजें लगाया गया था। मुद्रक का नाम, प्रकाशक का नाम और मुद्रक स्थान जहां पर है, ये सभी नाम आपको क्या है, छापना है, बता देना है। और दूसरा पॉइंट इसके साथ यह लगाने वाला था कि जो भी पुस्तक आपका प्रकाशित होगा, यानी कि जो भी पुस्तक का आपको प्रकाशन कराना है तो प्रकाशन से पहले उसका एक फोटोकॉपी, प्रतिलिपि प्रतिलिपि किसको देना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा, सरकार को भेजना होगा। लिख लेना यहाँ पे, सरकार को भेजना होगा। तो ये 2 यहाँ पर नियम लगाया गया। दोनों का दोनों क्या आप लोगों को समझ में आ गया क्या? 1867 का जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम हुआ था, गुड मॉर्निंग है, जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन अधिनियम में क्या था, क्या समझ में आया? सबसे प्रथम इसको रेगुलेट करने के लिए किया गया था। दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि रजिस्ट्रेशन करते समय मुद्रक का नाम, जो है प्रकाशक का नाम और मुद्रक स्थान का नाम, ये सभी के सभी स्थान विशेष आपको जो होता है बताना होगा, नाम जारी करना होगा। और तीसरा, पुस्तक प्रकाशन से पहले एक प्रतिलिपि को सरकार को देना होगा। एक प्रतिलिपि को सरकार को जब आप दोगे तो सरकार उसको पढ़ेगी और सरकार उसको पढ़ने के बाद यह बताएगी कि देखो आप इसको छाप सकते हो या नहीं छाप सकते हो। ऐसा इसलिए देना पड़ता था ताकि सरकार इस बात को कंफर्म हो जाए कि सरकार के विरुद्ध तो किसी बात को नहीं लिखा गया है। अगर सरकार के विरुद्ध किसी बात को लिखा गया है तो उसके प्रकाशन को क्या कर लिया जाता, समाप्त कर दिया जाता। बस इतना जानिएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 के बारे में, इतना इसके बारे में है। अब देखिए क्या हुआ, ये एक्ट जो चल रहा था, हाँ हाँ देखिए उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था ना, उसमें बताना था, समाचार पत्र अगर आप लिख रहे हो तो बताना था। लेकिन यहां पर क्या करना है, पहले निकालने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देखो भैया, मेरे जैसे आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हो ना तो आपको मिलता है ना कि भैया देखो 500 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फीस आपको अलग से देना होगा 3000 रुपया। कोई कोचिंग संस्थान वाले से ऑफलाइन कोचिंग वाले करते हैं, रजिस्ट्रेशन में क्या फायदा है, तो 2 क्लास आपको फ्री में मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, अनिवार्य है। तो भैया आप सीधे बोल दो ना कि 3500 रुपया फीस है, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे रजिस्ट्रेशन इतना है और 3000 फीस है। ठीक है, तो सेम यही था, रजिस्ट्रेशन फ्री में थोड़ा हो रहा है, ये भी तो पैसा लग रहा है ना। तो रजिस्ट्रेशन कराने के समय ही ये सारी की सारी चीजें आपको बता देना है और प्रतिलिपि तो पहले भी देना था और अब भी देना है। ठीक है, चलिए सीकर कोचिंग ऐसा है यहाँ। चलिएगा, सीकर में तो जाने का कई बार मौका मिला लेकिन मैं गया नहीं सीकर पढ़ाने क्योंकि वहां का पानी बहुत खराब है। देखिए अब ये जो अधिनियम था ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 का, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 के अधिनियम में 2 संशोधन किए गए। एक संशोधन होता है 1990 में और दूसरा जो संशोधन इसमें किया गया था 1914 में। इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद क्या जोड़ा गया, संशोधन करने के बाद इसमें यह कहा गया कि जब कभी भी देखिए संशोधन करके क्या जोड़ा गया कि राजद्रोही लेखों के लिए, यानी कि अगर आप देश के साथ या राज्य के साथ क्या कर रहे हो, कोई ऐसा आपने लिखा हुआ है राजद्रोही लेखों के लिए आपका इस समय 1861 में याद कीजिए, मेरे द्वारा बताया जा चुका है 1861 में आईपीसी लागू हो गया था ना, आईपीसी लागू हो गया है ना, तो आईपीसी की धारा 124 और 124 ए जोड़ा गया। ठीक है, देखिए मेरे द्वारा क्या बताया जा रहा है, 1890 और 1914 में ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 है, इस एक्ट में संशोधन होता है और संशोधन में राजद्रोही लेखों के लिए आईपीसी की धारा 124 और 124 ए को जोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है, प्लीज सर आपका पढ़ाया समझ में आता है, पिंकी मैं करा दूंगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा अच्छा तो मैं करवा दूंगा। पेज छोड़ दूं, अभी एक पेज छोड़िएगा, अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, करंट अफेयर्स की मैं मॉर्निंग में करवा दूंगा, लेकिन अगर आप लोग आओगे तभी। ठीक है, अब यहाँ हाँ, अब आप लोग यहाँ देखिएगा कि ये आईपीसी की धारा जो 124, आईपीसी की धारा जो 124 और 124 ए को जोड़ा गया है, इस आईपीसी की धारा में था क्या, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि राजद्रोह के मामले में आपको क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास किया जा सकता है, आजीवन निर्वासन कर दिया जाएगा, मतलब पूरी लाइफ के लिए आपको हटाया जा सकता है, आजीवन कारावास किया जा सकता है। तो ये था हम लोगों का कौन सा, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। आई थिंक अब आप में से जो भी बच्चा कंटिन्यू क्लास देख रहा होगा उसको अब इस अधिनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 अधिनियम अभी तक मैं आज की क्लास में बताया हूं, एक आपका 1957 में जो लाइसेंसिंग एक्ट फिर से लागू किया गया था उसके बारे में मेरे द्वारा बताया गया, और दूसरा मेरे द्वारा यह बताया गया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 के बारे में। तो यह भी आप लोगों के द्वारा समझ में आ गया होगा। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन या डाउट्स नहीं होगा इसमें, अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे मेन अपने टॉपिक पर, जिसके बारे में आप लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, और वह हाँ पिछले स्लाइड में कुछ नहीं है, भावना ये वाला है जो कल के क्लास में लिखे थे ना, उसी के बारे में है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और वह कौन सा है, देसी भाषा समाचार पत्रों के लिए जो अधिनियम लाया गया था 1878 में, जिसको एक नाम बोला गया, और नाम बोला गया वर्नाकुलर एक्ट के बारे में। कौन सा है, वर्नाकुलर एक्ट 1800, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर लीजिए, प्रेस एक्ट 1878।
प्रेसों पर प्रतिबंध रखने के लिए यही सबसे इंपोर्टेंट रहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। कौन सा रहा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, यह किसके द्वारा लाया गया था। तो इस समय 1800 हमें पता है कि जो लिटन का समय अवधि कब से, तो 76 से लेकर 80 तक रहा है। तो कभी भी पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया, तो आप बता सकते हो, मैं याद रहेगा ना, लिटन और रिपन, ये दो नाम है। रिपन 80 से 84 में रहा और लिटन 76 से 80 तक रहा। तो पहले लिटन फिर रिपन, याद रहेगा, पहले लिखो फिर रिपीट करो, ऐसे याद कर लेना, पहले लिखना फिर रिपीट करना। तो पहले लिटन और फिर कौन से, रिपन, रिपीट करना। तो लिटन के द्वारा अगर 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ रहा है, तो 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाने वाला कौन सा रहेगा, तो ये लिटन। यही इस समय भारत का क्या था, वायसराय था। अब देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा था, ऐसा रीजन क्या था। एक तो 1857 का विद्रोह हुआ था और विद्रोह दबने के बाद भी जो जन आक्रोश था, यह जन आक्रोश की भावना बढ़ते जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो एक तो 1857 था। दूसरा पॉइंट क्या हो गया था, तो इस समय तक अंग्रेजों की अगर नीतियों पर हम लोग नजर डालते हैं, तो अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी, साम्राज्यवादी नीति थी। तो साम्राज्यवादी नीति के कारण भी तो जन आक्रोश बढ़ेगा ना, लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो भावना थी वो और बुरी होती जाएगी ना। तो साम्राज्यवादी नीति हो रहा था। और इसी समय 1870 में हम लोग देखते हैं और 77 के बीच में हम लोग देखते हैं, 1877 से 80 के बीच में अगर हम लोग देखते हैं, तो भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। इसी समय अगर हम लोग देखते हैं तो क्या पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। और इस अकाल में अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 16 लाख के करीब में लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतनी बृहद रूप में लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर भी 1877 में सबसे प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था। अब देखिए जब इतनी सारी क्रियाएं चल रही है, तो समाचार पत्र तो चुपचाप बैठने वाले है नहीं ना। यही रीजन है कि जितने भी समाचार पत्र थे, उन सभी समाचार पत्रों में सरकार की आलोचना होने लगी। ठीक है, सरकार की क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। और सरकार की जब भी आलोचना होगी, तो सरकार चुप तो बैठने वाली है नहीं, और वो भी ब्रिटिश सरकार। और यही रीजन रहा, ठीक है, यही रीजन रहा कि सरकार की जब यहाँ पे आलोचना होने लगी, तो सरकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गया। अब शायद आप लोगों को यह चीज जरूर समझ में आ गया होगा कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने के पीछे क्या रीजन था। सर इसी टाइम पे गवर्नमेंट ने, हाँ भी सही होगा, जी 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 भावना, हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या अब आप लोग को यह पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। 1857 का विद्रोह, साम्राज्यवादी नीति, प्रथम दिल्ली दरबार, अकाल और बृहद रूप होने के कारण समाचार पत्रों में सरकार की क्या होने लगा, आलोचना होने लगा। और सरकार आलोचना और इसी समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार का निंदा किया जाने लगा। और यही रीजन रहा, यही कारण रहा कि सरकार के द्वारा 1878 में जस्ट दिल्ली दरबार लगने के एक साल के बाद ही सरकार ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया। कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया। अब हमें यह भी जानना है, यह भी समझना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में लगा क्या था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ना सबसे मेन चीज क्या था कि सारी की सारी शक्तियां मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था, तो जो जिला के मजिस्ट्रेट थे उनको दे दिया गया था। तो जितने भी भारतीय पत्र थे, विदेशी पत्रों पर नहीं, इंग्लिश वाले पत्रों पर नहीं, जितने भी भारतीय पत्र थे, ठीक है ना, तो भारतीय पत्रों के संपादक से, ठीक है ना, तो संपादकों से ये क्या करते थे, एक बॉन्ड भरवा लेते थे। जैसे अभी मैं आपको कहूं कि गोरे कागज पर आप लिख कर दे दो, और इसी टाइम वाला हिंदी न्यूज़पेपर सोमप्रकाश में, जी 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 बिल्कुल, कल मैंने सोमप्रकाश के बारे में चर्चा भी किया था। तो यही वो बॉन्ड क्या करते थे, जो मजिस्ट्रेट थे, वो मजिस्ट्रेट भारतीय पत्रों वाले से, समाचार पत्रों संपादकों से एक बॉन्ड भरवा लेते थे। और बॉन्ड भरवा लेते थे कि हम सरकार के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं छापेंगे। यह बॉन्ड में प्रावधान था कि हम सरकार के विरुद्ध में किसी भी बात को नहीं छापेंगे। दूसरा क्या था कि अगर किसी समाचार पत्र को देना है, तो इसके लिए पूर्व निरीक्षण किया जाता था। क्या करना होता था, पूर्व निरीक्षण करना होता था। और यह मजिस्ट्रेट पूर्व निरीक्षण करेगा, और मजिस्ट्रेट जो भी घोषणा कर देगा, वह घोषणा इसकी अंतिम घोषणा होगा। इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, इसके खिलाफ जाकर आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। यही रीजन रहा कि जो यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, इसको हम लोगों के द्वारा मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। ठीक है, इसको क्या बोला गया, तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है आपके मन में या हमारे मन में कि क्या किसी ने इसका सपोर्ट किया था, क्या ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का किसी के द्वारा सपोर्ट किया गया था क्या, तो हाँ बिल्कुल सपोर्ट किया गया था। इलाहाबाद में छपने वाला एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था पाइनियर। ठीक है ना, कौन सा न्यूज़पेपर था, पाइनियर। तो पाइनियर ने इसका क्या किया था, सपोर्ट किया था, क्योंकि यह जो पाइनियर न्यूज़पेपर था यह ब्रिटिश के सपोर्टर न्यूज़पेपर था। और यही रीजन रहा कि पाइनियर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट किया। देखिए यही क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा घुमाकर पूछ देता है कि निम्न में से कौन से समाचार पत्रों के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सपोर्ट किया गया था, समर्थन दिया गया था, तो पाइनियर के द्वारा किया गया था। और यही पे अगर हम लोग देखते हैं इस समाचार पत्र के अगेंस्ट में भी कोई था क्या, तो जितने भी भारतीय समाचार पत्र वाले थे वो सभी के सभी भारतीय समाचार पत्र वाले इनके क्या थे, अगेंस्ट में थे। जैसे सोमप्रकाश इनके विरोधी था। ठीक है, सोमप्रकाश, या अगर हम ये कहते हैं ढाका, या अगर हम ये कहते हैं भारत मिहिर, या कोई भी जैसे सहचर, जितने भी समाचार पत्र वाले थे या सभी के सभी क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध में थे। बफरिंग हो रहा है क्या, आप लोगों को? गुड मॉर्निंग जी दीपक जी, नहीं हो रहा है ना? पिंकी आपका सुबह सुबह ही नेट डाटा प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, हो जाएगा सही। कभी अनअकैडमी की तरफ से होता है, कभी अपना डाटा होने लगता है प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ पे हम लोग दो चीजें देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था, इसके लिए किसने कौन कौन सा कथन कहा, किसके द्वारा कौन कौन सी बातें कही गई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सुरेंद्र नाथ, कौन से थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसको आकाश से होने वाला
आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। इसको क्या बोला? तो अच्छा, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया आकाश से होने वाला वज्रपात बोला गया। दूसरा एक और थे जिनका नाम क्या था, सेकेंड एक और थे और उनका नाम क्या था? असर्किन। क्या नाम था? असर्किन। अगर हम लोग असर्किन को देखते हैं, असर्किन को देखते हैं तो असर्किन ने इसको क्या कहा? इसको कहा विपरीतगामी। क्या बोला? विपरीतगामी। दूसरा बोला उन्होंने असंगत। क्या कहा? असंगत। ठीक है। और तीसरे पॉइंट्स में क्या कहा गया? तथा भारत की भावी प्रगति के लिए, एक अंग्रेज था या अभी बता रहा हूं, भावी प्रगति के लिए घातक माना। ठीक है ना। अब असरकिन कौन था? क्वेश्चन यह आता है कि जो ये असरकिन मेरे द्वारा नाम लिखा गया है यह था कौन? तो यह इस समय भारतीय परिषद का सचिव था। कौन सा था? भारतीय परिषद का सचिव था। अब देखिए, अगर अंग्रेज में से ही कोई व्यक्ति भारत का सपोर्ट कर रहा है तो क्या अंग्रेज इस बात को स्वीकार करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो असरकिन से बोले कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ब्रिटेन चले जाओ। अगर भारत में आकर तुम भारतीयों का सपोर्ट कर रहे हो, हमारे विपक्ष में आकर खड़े हो रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और असरकिन को इन लोगों ने क्या कर दिया? भेज दिया। और असरकिन को भेजने के बाद इन लोगों के द्वारा एक नए सचिव आए, यानी कि एक भारत में नए सचिव आते हैं, भारत में नए सचिव आते हैं। और इस नए सचिव का नाम क्या था? इस नए सचिव का नाम था लॉर्ड क्रेनबुक। क्या नाम था? लॉर्ड क्रेनबुक। लॉर्ड क्रेनबुक के द्वारा क्या किया गया? तो इन्होंने आने के साथ ही जो प्री सेंसरशिप एक्ट लगा हुआ था, प्री सेंसरशिप एक्ट लगा हुआ था, उसको इनके द्वारा क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। जिस भी अंग्रेज ने विरोध किया, हाँ, भारत में जिसने भी अंग्रेजों का विरोध किया, अगर कोई अंग्रेज, तो उसको ब्रिटेन में भेज दिया गया कि तुम चले जाओ। ठीक है। और सितंबर 1878 में यह धारा को हटा लिया गया। कब? तो सितंबर 1878 में यह धारा हटा लिया गया। लिटन के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो भारत के वायसराय बनकर आता है उसका नाम क्या है? लॉर्ड रिपन। यह तो मेरे द्वारा कराया जा चुका है ना, लॉर्ड रिपन। और यह कब से लेकर कब तक रहा है? 1880 से लेकर 84 तक रहा। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक रहा। ठीक है ना। यह एक उदारवादी था। कैसा था? उदारवादी था। और यही रीजन रहा कि 1882 में इसके द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, उसको इसने क्या कर लिया? वर्नाकुलर एक्ट को, प्रेस एक्ट को इसने क्या कर दिया? हटा दिया। इसके द्वारा हटा दिया गया। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसके द्वारा 1882 ईस्वी में हटाया गया था, तो इसके हटाने के कारण ही इसको कहा जाता है भारत का उद्धारक। भारत का उद्धारक। और दूसरा एक और नाम कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। देखिए, मेटकफ और ये लिटन, दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। मेटकफ किसके लिए था? तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता था। और अगर आप लोगों से पूछा जाए रिपन के बारे में, तो लिटन और रिपन के बारे में, तो लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया था और रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? समाप्त किया था। अब अगर ये समाप्त किया था, इसका 85 तक कार्यकाल था, लेकिन एक साल पहले ही रिपन को क्या कर दिया गया? भेज दिया गया कि भाई साहब आप भी क्या करो, भारत से चले जाओ। और भारत से जाने के बाद अब इसके अधिनियम को तो चलने दिया गया, लेकिन अब एक नया अधिनियम आता है 1908 में, जिसको कहा गया समाचार पत्र अधिनियम। समाचार पत्र अधिनियम। और ये कब लाया गया? 1908 में। कब लाया गया? 1908 में लाया गया। अब देखिए, हमें यह बात पता है कि 1908 आते आते जो कर्जन की लोकप्रियता थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था और बंगाल का विभाजन करने के कारण लोगों में उनके प्रति एक आक्रोश की भावना आया था। दूसरी बात हमें यह भी पता है कि इस समय तक उग्र दल वाले काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। उग्र दल बताया ना, लाल बाल पाल वाला, तो यह भी इनका भी प्रभाव क्या है? काफी ज्यादा हो गया था। और उन्हीं को दबाने के लिए, समाचार पत्रों को दबाने के लिए 1908 में समाचार पत्र अधिनियम लाया गया। और इसका तत्कालिक प्रभाव आप तिलक जी पर देख सकते हैं कि 1908 में उनको राजद्रोह का मुकदमा जो चलाया गया था वो यही आपका समाचार पत्र अधिनियम 1908 के अकॉर्डिंग था। ठीक है ना। इस पत्र अधिनियम में यह कहा गया, दबाने के लिए 1908 में द न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया था, इसका इंग्लिश हो जाएगा द न्यूज़पेपर एक्ट हो जाएगा। इसमें यह कहा गया कि समाचार जो पत्र है ना, जो समाचार पत्र है, उसमें हिंसा को प्रेरित करने वाले कोई भी तत्व अगर पाए जाता है, और हिंसा को प्रेरित करने वाले तत्व को डिसाइड कौन करेगा? तो ये ब्रिटिशर्स करेंगे। तो आप समझ सकते हो, मतलब सरकार विरोधी। तो हिंसा और हत्या को प्रेरित करने वाले तथ्य अगर होंगे तो तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो प्रकाशक की संपत्ति, और जहां से पेपर, जिसे अंग्रेजों का हिंसा और हत्या करने का मान करे, ऐसा कुछ नहीं छपना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजों के विपक्ष में कुछ नहीं छपना है। और जहां से न्यूज़पेपर छपने वाला होता है मुद्रालय, इसको क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। मतलब समझ में आया? जो समाचार पत्र अधिनियम 1908 था, तो एक तो व्यक्ति विशेष पे मुकदमा चलाया जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रकाशक की पूरी संपत्ति और जहां से न्यूज़पेपर छपता है मुद्रालय, तो उसको भी क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रावधान जरूर दिया गया था कि अगर आप इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो 15 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बस
हाई कोर्ट में अपील कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं? 15 दिन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी तो बैठे हुए यही थे ना। तो अपील करने का फायदा क्या आपको मिल सकता है क्या? तो हमें पता है नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हैं। और ये तो पहला प्रावधान हो गया। अगर इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बंगाल में जो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है, वंदे मातरम हो गया या संध्या हो गया समाचार पत्र, या युगांतर हो गया, तो इसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ये सभी के साथ साथ 9 समाचार पत्रों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जबकि 7 मुद्रालय को क्या किया गया? जब्त कर दिया गया। ये कब लाया गया था? तो 1908 ईस्वी में लाया गया था। इस अधिनियम को क्या आप लोगों ने समझ लिया? न्यूज में क्या प्रिंट होता था? बस इशारों इशारों में बातें कही जाती थी, ये ऐसे हो रहा है। और कुछ लोग थे ना जो न्यूज़पेपर छापकर हाथों हाथ घर में पहुंचा देते थे रात के समय में। मतलब देशभक्ति तो बहुत ज्यादा जोरों पर थी ना उस समय, देश के प्रति प्रेम और कुछ विद्रोही भी थे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ देशभक्ति था। तो वो लोग छापते थे, वो गुप्त होता था, कहां पे है अंग्रेजों को भी पता नहीं है, और वो रातों रात आकर लोगों के घरों में फेंक कर चले जाते थे। अंग्रेज पकड़ते रहे अपने पैसे अपना सारा चीज खर्च करके, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये रहा समाचार पत्र अधिनियम 1909 के बारे में। फिर अगर हम लोग देखते हैं तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम एक नेक्स्ट और लाया गया 1910। ठीक है, यहां भी अंग्रेजों को थोड़ा बहुत जब मन नहीं भरा तो उनके द्वारा एक लाया गया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। अब इसमें क्या प्रावधान था? तो जो लॉर्ड लिटन वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको पुनः लागू कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? पुनः लागू कर दिया गया। और इसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया गया। इसमें प्रावधान यह जोड़ा गया कि जब कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण कराना है, ठीक है, पंजीकरण कराना है, तो पंजीकरण कराने के लिए मिनिमम आपका 500 रुपया या आपका क्या था? मिनिमम था, और मैक्सिमम अधिक से अधिक जो कहा जाए 2000 रुपया या मैक्सिमम था। इतना क्या करना होगा? स्थानीय सरकार क्या करेगी? वसूल करेगी। स्थानीय सरकार क्या करेगी? इतना लेगी, पैसा लेगी। और जब कभी भी जब कभी भी सरकार को लगेगा कि आप में कमियां हैं, तो सरकार इस राशि को, जो पंजीकरण वाली राशि है, इस राशि को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। आपका सामान जब्त होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से आप देखोगे तो 500 रुपया भी बहुत ज्यादा था, जब्त कर लेगी। और जब्त करने के बाद अगर आप दूसरी बार सेकंड पंजीकरण आप अगर करवाने के लिए जाते हो, तो दूसरी बार पंजीकरण करवाने के लिए अब मिनिमम जो राशि रखी गई थी, वह राशि रखी गई थी 1000 रुपया, और मैक्सिमम जो रखा गया था वो 10,000 रुपया रख दिया गया था। उस समय आप सोचिए, पंजीकरण कराने के लिए अगर इतनी राशि रखी गई है तो कौन पंजीकरण कराएगा? सीधी सी बात थी कि आप मत कराओ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किया गया। तो इसी के अंतर्गत 991, अब आप देखिए 991 प्रेस के विरुद्ध क्या हुआ था? कार्रवाई हुआ था। 991 प्रेस के विरुद्ध हुआ था, कार्रवाई किया गया था। 286 प्रेसों को इनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, और 705 प्रेसों की जमानतें रद्द कर दी गई थी। आप देख रहे हैं कितनी न्यूज़पेपर वाले ये आ चुके हैं इस समय तक देश को जागरूक करने के लिए। ये सारी चीजें चल रहा था 1910 वाले में। और एक लास्ट है अधिनियम, उस लास्ट वाले अधिनियम को पढ़ लेने के बाद ये हम लोग का पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वह अधिनियम कौन सा है? संकटकालीन भारतीय समाचार पत्र एक्ट। कौन सा? 1931, ठीक है ना। इसको लाया गया था। 1910 वाला जो प्रेस एक्ट था, इसके द्वारा क्या कर दिया गया? उसको लागू कर दिया गया। और 1932 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसको भी इसके द्वारा क्या कर दिया गया था? चालू कर दिया गया था। यही था प्री सेंसरशिप लेने का प्रावधान को भी इसमें क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। इसी बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल गया और 1947 में भारत को आजादी मिला। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद यहां पर भारतीयों के द्वारा प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठी। प्रेस इंक्वायरी कमेटी का बैठक हुआ, और प्रेस इंक्वायरी कमेटी की बैठक हो जाने के बाद 1931 का जो अधिनियम था उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बस ये टोटल भारत का, लिख लीजिएगा फिर से आप, भारत का टोटल ये क्या था? आपके प्रेस अधिनियम से संबंधित था। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो हम लोग का किस पर है? शिक्षा पर है, एजुकेशन पर है। तो 9:30 पे जो मेरी क्लास होगी वह आप लोग के किस पे क्लास होगी? तो एजुकेशन सिस्टम पे होगा। पूरा का पूरा पॉइंट हम लोग एजुकेशन वाला पढ़ेंगे। तो आप लोग को जाने से पहले क्लास में एक लाइक करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग लाइक करके जरूर जाना, और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोग कोड का जरूर यूज करना, PK10। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को क्लास करने के लिए। ये टिपिकल टॉपिक था, लेकिन फिर भी आई थिंक, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। किसी भी एक किताब में ये पूरा का पूरा टॉपिक नहीं देता है, लेकिन मैं उसको एक जगह पे इकट्ठा करके मैं समझाने का प्रयत्न किया। थैंक यू, लाइक कर चुके हैं तो हम लोग मिलते हैं कितने बजे? 9:30 PM पे, AM पे आगे की क्लास के लिए। धन्यवाद।